बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। हमने कहा था इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि मैटर की ज़ाहरी हालतें कितनी हैं और उनको डिटेल से स्टडी करना है। तो आपने जो मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फिज़िकल स्टेट है उसे स्टडी करना शुरू किया था, डेट इज़ गैसेस स्टेट। अब आपको पता है गैसेस स्टेट में किस चीज़ को स्टडी करते हैं? गैसेस को। तो आपने गैसेस के बारे में लास्ट 2 लेक्चर में उसके बारे में लॉज को पढ़ना क्या किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था गैस लॉज को। तो आपने लास्ट 2 लेक्चर में गैस के बारे में पहला लॉ स्टडी कर लिया जिसको हम नाम क्या देते हैं, बॉयल्स लॉ। आज हम सेकेंड लॉ को स्टडी करेंगे, डेट इज़ चार्ल्स लॉ। अब इस गैस लॉ को हम चार्ल्स लॉ क्यों कहते हैं? तो देखें, ये जो गैस का लॉ है ये किसने पेश किया था? फ्रेंच साइंटिस्ट ने, जिसका नाम क्या था, जे चार्ल्स। ठीक है, जे से मुराद क्या आता है? जैक्वस। तो जैक्वस चार्ल्स ने 1787 में गैस के बारे में एक और लॉ दिया था जिसको नाम क्या देते हैं, चार्ल्स लॉ। तो ये चार्ल्स उसके नाम की बेस पर है। ठीक है, अब उसने इस लॉ में किस बात को एक्सप्लेन किया? ठीक है, तो उसने यहाँ पर भी गैस के जो वॉल्यूम है उसके चेंज होने को क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसने स्टडी किया रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो गैस का जो वॉल्यूम है टेम्परेचर के चेंज करने से उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान क्या रिलेशन है, उसने इस बात को स्टडी करने की क्या की थी, यहाँ पर कोशिश की थी। बात समझ आ गई? अब इस बात को एक्सप्लेन करने से पहले हम पहले चंद टर्म देख लेते हैं। देखें, आपको पता है अगर हम गैस को लें तो उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, चेंज कर दें। अब गैस का वॉल्यूम चेंज होता है अगर हम प्रेशर को क्या कर दें, चेंज कर दें। और अगर हम गैस को देखें वॉल्यूम को तो वो चेंज होता है अगर हम गैस की अमाउंट को कम या ज़्यादा कर दें, उसको क्या कर दें, चेंज कर दें। तो इसका मतलब इन तीनों के चेंज करने से गैस का वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो अगर हम तीनों के लिहाज से स्टडी करेंगे तो फिर हम सही तरीके से उसे स्टडी नहीं कर पाएंगे। आपने देखा था पिछले लॉ में क्या किया था, बॉयल्स ने क्या किया था, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट रखा ताकि वो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन को स्टडी कर सके कि प्रेशर के चेंज करने से वॉल्यूम में क्या चेंज आती है, उसको सही तरीके से क्या कर सके, स्टडी कर सके। अब प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान तो ऑलरेडी रिलेशन बॉयल स्टडी कर चुका है। तो चार्ल्स ने क्या किया, चार्ल्स ने क्या किया कि अब प्रेशर को क्या रखा, कांस्टेंट। यानी आपने एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट पे जितना प्रेशर लिया है पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। अमाउंट ऑफ गैस, आपने जितनी गैस ली है, सपोज करते हैं आपने 10 ग्राम ले ली है। ठीक है, तो अगर 10 ग्राम ली है तो पूरे प्रोसेस के दौरान वो गैस कितनी रहनी चाहिए, 10 ग्राम लेनी चाहिए। तो उसने प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस दोनों को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। बात समझ आ गई? अब उसने यहाँ पर फिर रिलेशन स्टडी किया वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान कि टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम में क्या चेंज आती है, इन दोनों को के दरमियान रिलेशन को क्या किया, स्टडी किया। तो फिर इन दोनों को चेंज होने दिया, इन दोनों को क्या रखा, वेरिएबल। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि चार्ल्स ने क्या किया, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन स्टडी किया। कैसे? कि उसने वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज होने दिया, इनको वेरिएबल रखा, जबकि प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। बात समझ आ गई? चलें जी, अब हम देखते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है, जब हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन देखते हैं तो क्या रिलेशन होता है? क्या डायरेक्ट रिलेशन होगा या इन्वर्स? डायरेक्ट आपको पता है कि अगर एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ भी बढ़े, तो कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, तो अब दोनों चीज़ें कम हो रही है तो कौन सा रिलेशन है, तब भी डायरेक्ट है। एक होता है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स क्या होता है? जिसमें एक चीज़ तो बढ़ रही है लेकिन दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये हो गया इन्वर्स, क्योंकि एक दूसरे के उलट हो गए। अब दूसरी चीज़ अगर बढ़ रही है तो पहली चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इस रिलेशन को नाम क्या देंगे, इन्वर्स रिलेशन। तो क्या वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है या उनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स है। तो चलें इस बात को स्टडी करने से पहले हम इस डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, चलें देखें। अब आप देखें यहाँ पर उसने क्या लिया, एक सिलेंडर ले लिया। अब इस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन पड़ा हुआ है
जो मूवेबल है, जो ऊपर नीचे क्या कर सकता है, आसानी से मूव कर सकता है। तो आपने वो पिस्टन लेना है, वो मूवेबल पिस्टन लेना है जो फ्रिक्शन पैदा ना करे, ताकि हम सही तरीके से टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन को क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। अब इस सिलेंडर में यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास मूवेबल पिस्टन है जो ऊपर और नीचे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अब आपने क्या किया कि इसके ऊपर, अब आपने इसके ऊपर सपोज करते हैं जो प्रेशर अप्लाई किया 2 atm, ठीक है। तो अब पूरे प्रोसेस के दौरान 2 atm रहना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने प्रेशर को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने जो गैस की अमाउंट सपोज करते हैं आपने 10 ग्राम ले ली, तो अब पूरे प्रोसेस के दौरान उसकी अमाउंट भी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, ना ये कम होनी चाहिए ना ज़्यादा। यहाँ तक हो गया। अब आपने लेने के बाद यहाँ पर इसको रखा, तो आपको पता है कि गैस के मालिक्यूल क्या करते हैं, उनके पास इंटरमालिक्यूलर फोर्स के वीक होने, एम्प्टी स्पेस होने की वजह से और काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से आपके जो गैस के मालिक्यूल हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। और किसके साथ टकरा रहे थे, पिस्टन के साथ। तो जब यहाँ पर हमने उस गैस को लिया कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो लेने के बाद जब इसके अंदर रखा तो आपका पिस्टन यहाँ पर मौजूद है, अंदर इस गैस के मालिक्यूल के अंदर अगरचे खाली जगह है, लेकिन क्योंकि गैस के मालिक्यूल पिस्टन के साथ टकरा रहे हैं तो इसलिए पिस्टन थोड़ा सा क्या ऊपर है। ठीक है। अब आपने टेम्परेचर कितना रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना रखा है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब टेम्परेचर को भी चेंज होने दिया, उसके लिहाज से वॉल्यूम को भी चेंज होने देगा। जब उसने टेम्परेचर T1 रखा 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, तो उस वक्त उसने ऑब्जर्व किया कि अंदर जो गैस के मालिक्यूल हैं वो कितनी जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो उसने देखा कि 50 सेंटीमीटर क्यूब वो इतनी जगह को क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो मालिक्यूल हैं, ये पिस्टन नीचे क्यों नहीं आ गया, हालांकि इसके अंदर खाली जगह है, तो क्योंकि ये मालिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो इस पिस्टन के साथ टकरा रहे हैं, इसलिए पिस्टन थोड़ा सा ऊपर है। तो ये हमारे पास पहली डायग्राम होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर, अगर प्रेशर भी कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम के ऊपर क्या अफेक्ट आता है, हम इस बात को देखेंगे। अब देखें आपने क्या किया, इसको स्टैंड के ऊपर रखा और नीचे से बर्नर को ऑन किया और इसको गर्म करना शुरू किया। आपने टेम्परेचर जो है 25 से कहाँ पर ले आए, 100 डिग्री सेल्सियस। आप देखिए टेम्परेचर 25 से 100 ज़्यादा कर दिया। तो जब आपने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज़ किया, तो इंक्रीज़ करने से जो इस सिलेंडर के अंदर गैस के मालिक्यूल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, तो मॉलिक्यूल तेज़ी से क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। जब तेज़ी से मूव करेंगे तो ये पिस्टन के साथ बार बार टकराएंगे और नंबर ऑफ कोलिजन क्या कर जाएंगी, इंक्रीज़ करेंगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पर कोलाइड करेंगे एट अ टाइम, तो अब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन तेज़ होगी और उनकी नंबर ऑफ कोलिजन जो है पिस्टन के साथ वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो जब इंक्रीज़ करेंगी तो नीचे से प्रेशर लगने की वजह से आपका जो पिस्टन है वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो अंदर जगह क्या आ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा होने की वजह से अब आपके गैस का वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो आपने देखा कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होने पर उनकी रैंडम मोशन तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो पिस्टन के साथ बार बार टकराएंगे और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने की वजह से आपका पिस्टन जो है नीचे से फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से ऊपर की तरफ आ जाएगा। और जब ऊपर आएगा तो अंदर जगह क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज़। इसका मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर दिया। देखिए पहले वॉल्यूम कितना था, 25 पे 50 था, अब कितना आ गया, 62.5 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है। अब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़े तो कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है। इसका मतलब है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब इसका उलट करके देख लेते हैं। अगर मैं टेम्परेचर को 100 से दोबारा से 25 पे करूंगा तो अंदर जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी दोबारा से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होगी तो मॉलिक्यूल के जो नंबर ऑफ कोलिजन है, ठीक है, रैंडम मोशन कम होने से नंबर ऑफ कोलिजन जो है इस पिस्टन के साथ कम होगी, तो नीचे से फोर्स कम लगेगी, प्रेशर कम लगेगा, तो पिस्टन किधर आ जाएगा, नीचे। जब नीचे आएगा तो दोबारा से अंदर जगह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर के कम करने से वॉल्यूम कम होता है और टेम्परेचर के ज़्यादा करने से वॉल्यूम क्या आ रहा है, ज़्यादा। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़े या एक चीज़ के कम करने से दूसरी चीज़ कम हो तो कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। तो फिर चार्ल्स ने देखा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है। अब अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो हमारे पास है टेम्परेचर भी क्या करेगा, हमारे पास है डिक्रीज करेगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब डायरेक्ट रिलेशन को हम यूँ लिखते हैं, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आगे टेम्परेचर, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें, वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वी से, और टेम्परेचर को कैपिटल टी से। तो ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर यानी टी। अब प्रोपोर्शनैलिटी का अगर हम साइन खत्म करें तो आपको पता है जब तक गैस की अमाउंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, तो आपकी ये जो के की वैल्यू है ये भी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। और के को कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, अगर गैस की अमाउंट क्या रहे हमारे पास सेम रहे। तो आप देखें v इज इक्वल टू के डॉट टी, तो के टी हमारे पास बना, यही है। अब आपको पता है कि वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, जबकि हमारे पास के क्या हमारे पास है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड पे ले आएंगे और वेरिएबल क्वांटिटीज़ को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब टी इधर मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो अब इधर मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, तो v ओवर टी इज इक्वल टू क्या आगे के, तो आपकी वेरिएबल क्वांटिटीज़ एक तरफ और आपकी जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं वो एक तरफ। तो आपके पास रिलेशन बनी v ओवर टी इज इक्वल टू के। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गई। अब अगर हम देखें, अगर हमने स्टार्ट पे जो हमने टेम्परेचर लिया था, सपोज करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए देख लेते हैं, अगर स्टार्ट पे मैंने यहाँ पर टेम्परेचर T1 लिया था तो उसके लिहाज से जो वॉल्यूम आएगा उसको क्या कहेंगे, V1। तो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू के, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। और अगर क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या आ जाएगा T2, तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, V2। तो V2 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास है T2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया K। इसका मतलब है टेम्परेचर के चेंज करने से वॉल्यूम भी चेंज होता है, तो जब भी उनको हम डिवाइड करने के बाद आंसर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब देखें V1 था इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, और T1 क्या था, इनिशियल टेम्परेचर जो हमने स्टार्ट पे लिया। V2 क्या हमारे पास है, फाइनल वॉल्यूम, और T2 क्या हमारे पास है, फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो V1 ओवर T1 किसके इक्वल है, K के, और V2 ओवर T2 इज इक्वल टू क्या है, K के। जब हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ गैस है, प्रेशर सेम है, तो उस वक्त टेम्परेचर के चेंज करने से जो वॉल्यूम में चेंज आता है, तो उसके लिहाज से जो भी रिलेशन आएगी उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। अब दोनों K के इक्वल है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, दोनों कांस्टेंट के इक्वल है, तो हम इन दोनों के वेरिएबल को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, तो ये हमारे पास क्या होगी, रिलेशन बन गई कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। यहाँ तक हो गया। अब आप अपनी बुक से देख लें, तो आपने लेक्चर नंबर जो 5 है, लेक्चर नंबर 10 सॉरी, ये आपने चार्ल्स लॉ मुकम्मल पढ़ लिया। आप अपनी बुक से चार्ल्स लॉ को मुकम्मल क्या कर लें, रीड कर लें। ठीक है, तो ये चार्ल्स लॉ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी होगी, और आपका स्टार्ट से लेकर यहाँ तक अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो पूछ लें।